अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में 10वीं जमात के चैप्टर नंबर 4 मासी मनसूबाबंदी फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या इसके उसूल हैं, कैसे अमल में आया, और बहुत सारी दीगर चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। सबसे पहले इसका तारुफ कराते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हमको पढ़ना है जीएसटी। मेन चीज़ जो हमको पढ़ना है जीएसटी। यहाँ पर हेडिंग दी गई है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अशिया और खिदमात टैक्स। ये हमको पढ़ना है। यहाँ पर ये हमको जानना है, इसके जीएसटी के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री बताई जाएगी, और जीएसटी कैसे निज़ाम अमल में आया उसके बारे में भी बताया जाएगा, और कहाँ से शुरुआत हो करके कहाँ पर ये आकर के अमली जामे में पहनाया गया इंडिया में। ये सब चीज़ों पर जिक्र होगा। उससे पहले आपको सबसे पहले ये जान लेना है कि जीएसटी जो होता है, एक इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और उर्दू में उसको कहते हैं अशिया और खिदमात टैक्स। अब हम देखते हैं जीएसटी का तारुफ। जीएसटी का तारुफ यानी कि जीएसटी का निज़ाम कहाँ से शुरू हुआ और किस तरह से अपने इंडिया में आया। ये इंडिया में आने के बाद जो है, ये बहुत सारे मरहलों से गुजरते हुए अपने इंडिया में आया है। बहुत अच्छी चीज़ है। गवर्नमेंट ने लेट लाया, बहुत लेट कर दिया, लेकिन अच्छा है कि सबको ये मालूम हो कि टैक्स जो देता है वो कौन देता है, किस पर टैक्स आयद होता है और किस पर टैक्स नहीं आयद होता है। वो तमाम चीज़ें इसमें जिक्र की गई हैं, बताई जाएंगी कि किससे कितना परसेंट या कितना टैक्स लिया जाता है। कोई भी मार्केट में सामान आने से पहले, यानी फैक्ट्री में तैयार होने से के बाद मार्केट में आते आते किसको किसको कितना टैक्स देना पड़ता है, ये तमाम चीज़ें इसमें बताई गई हैं। किस तरह से कोई शहरी या कोई सिटीजन किस तरह से टैक्स अदा करता है, कोई कंपनी वाला, कोई होलसेलर, थोक विक्रेता, या और कोई किस तरह से आप टैक्स अदा करता है, वो उसके बारे में बताया गया है। तो आइए सबसे पहले हम इसका तारुफ देखते हैं वर्ल्ड लेवल पर। यहाँ पर हमने हेडिंग डाला है जीएसटी का तारुफ, और सबसे पहले यहाँ हमने लिखा कि वर्ल्ड लेवल पर कैसे ये अमल में आया। सबसे पहले जीएसटी फ्रेंच टैक्स ऑफिस में, फ्रेंच टैक्स ऑफिस 1950 में इसका मसौदा पेश किया गया। यानी कि एक फ्रेंच की टैक्स ऑफिस थी, उसमें इसका जिक्र हुआ कि जीएसटी का टैक्स लगना चाहिए, जीएसटी टैक्स लगना चाहिए। सबसे पहले 1950 में फ्रेंच टैक्स ऑफिस में 1950 में इसका मसौदा यानी निज़ाम पेश करने के लिए कैसे अमल में आएगा या क्या चीज़ इससे फ़ायदा है उसके बारे में जिक्र किया गया थोड़ा सा। उसके बाद जब इस पर बहस होते होते, बहुत डीपली हिस्ट्री इसकी नहीं बता रहे हैं, थोड़ा सा दूर दूर बता रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले ये फ्रांस में जीएसटी जो है, सबसे पहले फ्रांस मुल्क में 1900 जीएसटी सबसे पहले फ्रांस मुल्क में 1954 में लागू हुआ, आयद हुआ। यानी कि 1954 में ये फ्रांस मुल्क से शुरुआत हुई इसकी जीएसटी। सबसे पहले फ्रांस मुल्क में 1954 में ये निज़ाम लागू हुआ, अमल में आया या नाफिद हुआ। और इस वक्त
दुनिया में 160 मुल्क में ये निज़ाम है। यानी जीएसटी जिन जिन मुल्कों में लगता है उसकी तादाद कितनी है? 160 है। यानी कि आज तक, यानी 2020 या 19 तक, 20 तक जो मुल्क जीएसटी को अपना लिए हैं, यानी जीएसटी निज़ाम को अपना लिए हैं टैक्स के लिए, उसकी तादाद कितनी हो गई? 160 हो गई है। और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो इसकी हिस्ट्री देख लेना। अब इसके बाद आते हैं इंडिया में किस तरह से ये धीरे धीरे अपना कदम जमाया और पूरी तरह से पैर पर खड़ा हो गया। सबसे पहले 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 2000 में इसका मसौदा पेश किया। इसके बारे में कहा कि 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी, सबसे पहले इंडिया में अटल बिहारी वाजपेयी अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, एक्स पीएम, अभी दुनिया में नहीं रहे बेचारे। इन्होंने सबसे पहले 2000 में इस निज़ाम को लागू करने की बात चलाई और धीरे धीरे बहुत सारे जो उसके बाद 2000 के बाद जितनी भी गवर्नमेंट आई उसमें बात पेश हुई कि ये जीएसटी लगना चाहिए। लेकिन अपना मुल्क जमहूरी मुल्क है, इसमें कोई निज़ाम लागू होने से पहले बहुत सारे मरहलों से गुजरना पड़ता है। उसमें बहुत सारी तनकीदें होती हैं, बहुत सारे सुधार होते हैं, उसके बाद जा कर के ये अमल में आता है। फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कांग्रेस की सरकार बनी, 2006 में भी इसका मसौदा तैयार किया गया और पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन पार्लियामेंट में ये बहस में पास नहीं हो पाया। फिर उसके बाद जो लोग, अब ये समझिए कि जो लोग इसमें एक जहाँ पर साथ देते हैं वही जा कर के बाद में फिर जाते हैं, या जो पहले साथ नहीं देते हैं बाद में वो चीज़ लगाने की कोशिश करते हैं। इंडिया में यही होता है। इंडिया पार्लियामेंट या जमहूरी मुल्क है, उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। लेकिन ये है कि जब कांग्रेस की सरकार ने इस मसौदे को पेश किया, इस निज़ाम को पेश करने की कोशिश की, तो पार्लियामेंट में बीजेपी के मेंबरान ने इसकी का अपोज किया, यानी इसकी खिलाफ वोट दिया। लेकिन जब धीरे धीरे जब बीजेपी की सरकार आई 2014 में, तब उन्होंने इस पर पूरी तरह से काम करना शुरू किया। काम तो बहुत पूरी तरह से हुआ था। स्टैंडिंग कमेटी क्या क्या होती है आप उसे पढ़ेंगे कि जब लोकसभा में या राज्यसभा में कोई कानून पास नहीं हो पाता है तो उसको क्या करते हैं, स्टैंडिंग कमेटी को दे देते हैं। जब कोई कमेटी के पास मामला चला जाता है तो 2, 4, 10 साल के लिए लटक जाता है। इसमें कोई बात नहीं है, ये अपने जमहूरी मुल्क है, उसमें कानून बनाने के लिए सोच समझ करके काम करना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं, जल्दबाजी में लिया गया फैसला कोई अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन बहुत सारे मरहलों की तब्दीली के बाद जब कोई कानून हमारे यहाँ लगता है तो उसके लिए एक बिल पास होता है, उसमें तरमीम किया जाता है कानून में, एक्ट में, तब जा कर के ये अमल में आता है। तो सबसे पहले इसको जब लोकसभा में पेश किया गया, लोकसभा में ये कब पास हुआ? यहाँ इंडिया में लोकसभा में 29 मार्च 2017 को ये बिल पास हो गया। फिर राज्यसभा में इसको पास करवाना पड़ता है। आपको मालूम है कोई भी कानून में तब्दीली होती है तो उसको पहले लोकसभा में पास किया जाता है, फिर राज्यसभा में पास किया जाता है। राज्यसभा में ये कानून जो है 6 अप्रैल को पेश किया गया और पास हो गया 2017 में। अब ये कानून जो तरमीम
हुआ उसको 20 अगस्त 2016 में ये बिल पास किया गया था कि ये तरमीम हमको पेश करना है। यानी कि 2016 में ही अगस्त में इसकी तरमीम, इस कानून को तरमीम करने के लिए बात पेश आ गई थी कि ये हमको ये कानून बनाना ही, लगाना ही है। तो इसको 2016 में अगस्त में पास कर लिया गया था। फिर उसके बाद पूरे मुल्क में ये 1 जुलाई, अब जो इसका निज़ाम जो है 1 जुलाई 2017 से पूरे मुल्क में पूरे मुल्क में ये निज़ाम रूबा हुआ। रूबा अमल आया। एक जुलाई 2017 से पूरे मुल्क में ये निज़ाम जो है रूबा अमल में आया। और हमारे मुल्क में जो सबसे पहले जिस स्टेट ने, जिस रियासत ने ये कानून नाफिज किया है वो जो है आसाम है। आसाम में ये जो है जीएसटी की जब बात चल ही रही थी, उसी दौरान आसाम में ये यहाँ से पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था, मतलब बिल पास होकर के उसको लोकसभा में पास नहीं किया गया था। उससे पहले ही ये जो है आसाम में जीएसटी 12 अगस्त 2016 से ही पास कर दिया गया कि ये हम लगाएंगे। यानी कि ये बिल 2016 में सबसे पहले फर्स्ट स्टेट क्या कौन सी है? इन इंडिया आसाम। कभी है 2016 में, यानी कि जब बिल पास होने से पहले ही 12 अगस्त 2016 को, ऑन 12 अगस्त 2016 से ये कानून लगा दिया था। इसके बाद मुल्क के धीरे धीरे मुल्क के तमाम स्टेट में इसको लगा दिया गया। जब ये कानून बन गया तो ये कानून लाने का मकसद जो था, ये मकसद जो था एक स्टेट, एक कंट्री और एक टैक्स की तरह से था कि एक मुल्क, पूरे मुल्क में एक ही तरह का टैक्स लगेगा। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर पूरी तरह से कोई बात नहीं हो पाती है। अभी भी कुछ ऐसे सामान हैं जिस पर ये जीएसटी आयद नहीं होती है, जीएसटी का टैक्स आयद नहीं होता। दूसरे तरीके से इस पर जीएसटी और स्टेट लेवल पर या और दूसरे तरीके का टैक्स लगता है। उसमें है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 चीज़ें हैं जिस पर जीएसटी जो है अभी पूरी तरह से नहीं लगी है। किस पे? पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर, पेट्रोलियम ऑयल जैसे डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, इस पर। और अल्कोहलिक ड्रिंक्स यानी शराब वराब पर। और तीसरी चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पर। ये टैक्स पूरी तरह से आयद नहीं है। इस टैक्स लगाने का मकसद ये था कि कोई भी सामान पूरे मुल्क में बिकता है, कहीं पर भी बिकता है इंडिया में, कि इंडिया के किसी भी कोने में बिकता है, तो उसका एक ही प्राइस होना चाहिए, एक ही रेट होना चाहिए। गवर्नमेंट का मकसद यही था कि पूरे देश में किसी चीज़ पर जो टैक्स लगता है वो पूरा एक जैसा होना चाहिए। चाहे जो भी कंपनी उसको बनाती हो, हर एक पर टैक्स उतना ही होना चाहिए। और एक कंपनी का बनाया हुआ सामान चाहे मुंबई में बिके या कलकत्ता में बिके या दिल्ली में बिके, उसका एक ही रेट होना चाहिए। जीएसटी हमको पढ़ना है कि किस तरह से, ये बहुत ऐसी चीज़ है कि सबको जानना चाहिए। बच्चों, सबसे ज़रूरी है कि तालीम पाने वाले बच्चे यानी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको ये जानना चाहिए कि टैक्स किस तरह से गवर्नमेंट हमसे वसूलती है और किस मद में खर्च होता है। वो तो बाद में दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर किस तरह से और किससे कितना % टैक्स लिया जाता है,
वो सारे मसौदे जो है इसमें बताए गए हैं। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें, एक रही हिस्ट्री इसकी कि अब 1 जुलाई 2017 से पूरे मुल्क में ये निज़ाम रूबा अमल में आ गया है और जीएसटी पर काम हो रहा है और इस पर टैक्स लग रहा है। तो अब इसके बारे में और आगे मज़ीद जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी से पहले हमारे मुल्क में बहुत सारे किस्म के टैक्स आयद होते थे। उसको अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा कि एक दरख्त के मुख्तलिफ़ शाखों की शक्ल में उसके नाम दिए गए हैं और अब जो है उस टैक्स को सिर्फ जीएसटी, एशिया और खिदमात टैक्स के नाम से बताया गया है कि उसकी जड़ जो दरख्त की बनाई गई है, दरख्त की जो जड़ है उसमें दिखाई दे रहा है कि पूरे जो टैक्स थे उसको क्या किया गया है, एक में मिला दिया गया है, उसको दरख्त की शाख बना दी गई है। लेफ़्ट साइड से हम देखते हैं कि एक एक टैक्स के नाम क्या थे जो जीएसटी से पहले हमारे मुल्क में लगते थे। नंबर 1 पर है मरकज़ी इजाफ़ी टैक्स और जेली टैक्स। इन तमाम टैक्स के बारे में जानने के लिए आप डिटेल से जान सकते हैं। फिर दूसरा है कस्टम ड्यूटी टैक्स, यानी कस्टम जो सामान आता है जाता है। नंबर 2, अगला नंबर है खिदमात टैक्स, यानी कि जो उस पर खिदमत की जाती है, आने जाने में जो खर्च होता है। फिर अगला टैक्स है पैदावारी फेस एक्साइज ड्यूटी, ये लगाई जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। फिर राइट साइड में ख़ास कस्टम फीस एसएडी, जायद कस्टम टैक्स सीवीडी, मरकज़ी फ़रोख्त टैक्स सीएसटी। उसके बाद जो अभी दरमियान में जो दिया गया है वो अमल बहुत जल्दी आया और चला गया। ऊपर से दिया गया है वैल्यू एडेड टैक्स वीएटी, ऐश व आराम का टैक्स। ऐश व आराम का मतलब कि जब कोई लोग घूमने जाते हैं, तफरीह करने जाते हैं, होटल में जाते हैं, उन पर जो टैक्स आयद होता है। तफरीही टैक्स। फिर चुंगी आपने देखा होगा, किसी स्टेट से बाहर जाने के लिए उस पर टैक्स गाड़ी वालों को पैसा देना पड़ता है, या कोई ब्रिज बनता है या कोई ऐसा काम होता है जहां पर गवर्नमेंट ने पैसा लगाया होता है, उसमें जो उसके पैसे को पाने के लिए, हासिल करने के लिए, उसकी कीमत को अदा करने के लिए उस पर टैक्स लगाया जाता है, उसको चुंगी कहते हैं। ये तमाम टैक्स जो हैं अब सब मिल करके क्या कहला रहे हैं, जीएसटी। यानी हर टैक्स को अब ख़त्म कर दिया गया है। अब तमाम अशिया पर जो टैक्स लगता है वो सिर्फ क्या है, जीएसटी है, सिर्फ 3 चीज़ों को छोड़ करके। नंबर 1 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नंबर 2 अल्कोहलिक ड्रिंक्स और नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली। इन तीनों चीज़ों में लगता है जीएसटी। आप उसकी रसीद देखेंगे तो उस पर जीएसटी का नाम दिया रहता है, लेकिन ये स्टेट के हिसाब से रहता है। पूरी तरह से गवर्नमेंट इस पर काबू नहीं पा सकी है कि ये टैक्स जीएसटी इस पर कितना लगाया जाएगा, और हर चीज़ पर, हर सामान पर जीएसटी लगाने का जिम्मा जो है गवर्नमेंट ने ले लिया है। किस सामान पर, किस सामान एशिया पर, किस चीज़ पर कितना टैक्स आयद होगा उसके बारे में गवर्नमेंट ने तय कर दिया है और वक्तन फ़वक्तन उसमें तरमीम की जाती है किस किस चीज़ पर कितना कितना टैक्स लगेगा। टैक्स का जो स्लैब है वो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। 5 तरह के स्लैब बनाए गए हैं टैक्स के। कुछ चीज़ों पर 0% टैक्स लगता है जो बहुत ही आम होती है, आपको किताब में लिस्ट दी गई है, उसके बारे में हम देखेंगे बाद में। फिर उसके बाद 5% का होता है, दूसरा स्लैब जो है 5% है, तीसरा स्लैब 12% का है और चौथा स्लैब 18% का है और लास्ट एंड 5वां स्लैब जो है 28% है। शुरू में जब ये जीएसटी आया था तो हर एक स्लैब में बहुत सारी अशिया थी, बहुत सारी चीज़ें थी जिस पर टैक्स आयद होता था इन स्लैब में। लेकिन अब जो है 28% वाले में कुछ मखसूस ही चीज़ें रह गई हैं। आपकी किताब में जो लिस्ट दी गई है उसमें 28%, 18%, 12%, 5% और
0% वाली जो लिस्ट है अब उसमें रद्दोबदल हो गया है, लेकिन हमको वही पढ़ना है जो किताब में लिखा हुआ है। जब तक कि नई किताब प्रिंट होकर के नहीं आ जाती है कि किस चीज़ पर कितना टैक्स लगता है, वो जिस हिसाब से बताया जाएगा सवाल में उसी हिसाब से हमको वो टैक्स उस कैलकुलेशन करना रहेगा। ये नहीं कि हमको मालूम हो गया कि इस पर टैक्स कम हो गया है या इस पर टैक्स बढ़ा दिया गया है तो हम उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको 5 तरीके से टैक्स यहाँ पर बताया गया, यानी 5 स्लैब में टैक्स देना पड़ता है। जो बहुत ही अहम चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें हैं या सबके लिए ज़रूरी हैं, गरीब हो चाहे अमीर हो, उस पर 0% टैक्स लगाया गया है। जो उससे ज़्यादा थोड़ा सा सबके लिए नहीं है, है तो सबके लिए, लेकिन उस पर 5% लगा दिया गया है। फिर उससे जैसे बढ़ते जाते हैं, यानी कि स्लैब जो है बढ़ता जाता है और सामान पर टैक्स बढ़ता जाता है। जो सबसे अहम चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती है और सबके लिए ज़रूरी है, उस पर जो है 0% और 5% की तरह से टैक्स लगाया जाता है। और बाकी जो है गवर्नमेंट अपने हिसाब से तय की है और वक्तन फ़ौक्तन उसमें चेंजिंग होती रहती है, किस पर 12% लगेगा, किस पर 18% लगेगा, किस पर 28% लगेगा, और किसको 28 से घटा करके 18 करना है, किसको 18 से घटा करके 12 करना है, किसको 12 से घटा करके 5 करना है, 5% टैक्स पे ले आना है। वो गवर्नमेंट की इसकी जीएसटी की काउंसिल है, एक तंजीम है जिसमें मीटिंग होती है कुछ वक्फे के बाद, और उसमें ये तय किया जाता है कि इस चीज़ पर टैक्स जो है कम किया जाए या इस पर बढ़ाया जाए, इस पर किसको क्या फ़र्क पड़ता है, तो उस पर सोच समझ करके उस पर राय मसौदा तय किया जाता है और उसको फिर एक तरमीम की शक्ल में, यानी कि इस कानून में तरमीम की जाती है और उसको फिर से वापस से पूरे मुल्क में लगा दिया जाता है। आइए अब जीएसटी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, जो हमको पढ़ना है, कहाँ से शुरुआत हुई है और किस तरह से इसको। सबसे पहले तो आपको जीएसटी का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अशिया और खिदमत टैक्स याद होना चाहिए। अब इसके बाद आप कोई भी सामान खरीदेंगे, अगर उसका बिल लेते हैं तो उस बिल पर जो है जीएसटी की पूरी डिटेल रहती है। आप उस बिल में गौर से देखेंगे तो जीएसटी लिखा रहता है, वहाँ पर CGST लिखा रहता है, SGST लिखा रहता है, यानी कि जीएसटी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। यहाँ पर आपका जीएसटी जो है 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। ये जीएसटी का फुल फॉर्म है हमारा। तो एक क्या कहलाता है, CGST कहलाता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जो पैसा सेंट्रल को मिलता है, मरकज़ी हुकूमत को मिलता है, ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को उर्दू में मरकज़ी अशिया और खिदमत टैक्स कहते हैं। और फिर दूसरा हिस्सा जो होता है वो किस में होता है, SGST कहते हैं, यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, रियासती अशिया और खिदमत टैक्स कहा जाता है। लेकिन कभी कभी आपके सवाल में आपको रहेगा SGST की जहाँ पर रहेगा UTGST, वफाकी रियासत, यूनी टेरिटरी, यानी ऐसी रियासत जिनकी राजधानियाँ, जो ऐसी रियासतें जिनकी कैपिटल यानी कि उसकी राजधानी एक हुई होती है, उसको यूनिट टेरिटरी या वफाकी रियासत कहते हैं। जैसे चंडीगढ़ है और पांडिचेरी जो है, 2 रियासतें, कई रियासतें ऐसे हैं जो वफाकी रियासत में आती हैं। और जैसे आपने हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ पढ़ा होगा, तो वो वफाकी रियासत है। तो वहाँ पर ये जो है टैक्स SGST की बजाय UTGST की शक्ल में वसूला जाता है। तो यहाँ पर हमको इससे मतलब नहीं है, हमको ये जानना है कि जीएसटी जो है 2 हिस्सों में बढ़ता है, एक CGST और एक SGST, यानी कि उस जीएसटी का जो पैसा आता है वो सेंट्रल को जाता है, मरकज़ को जाता है, और स्टेट को यानी रियासत को जाता है। फिर बिल पर अगर हम देखेंगे तो एक नंबर होता है GST इन लिखा होता है, बड़ा लंबा सा नंबर होता है, उसका मतलब होता है GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि कौन सी दुकान से आप सामान ले रहे हैं उसका GST नंबर कितना है, वो सब उस पर
रहता है कि जीएसटी का नंबर रहता है, उसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। और आपको कोई एक बिल जो है बाद में दिखाई जाएगी कि ये बिल किस तरह से, इनवॉइस बिल टैक्स जो होता है किस तरह से आयद होता है और उसकी बिल कैसे बनती है वो बताया जाएगा। लेकिन सबसे आप जब बिल में देखेंगे तो उसमें यहाँ पर लिखा रहता है जीएसटी इन नंबर। तो यानी जीएसटी इन नंबर का मतलब जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। तो ऐसे कारोबार करने वाले जिसका हर साल का 20 लाख से ऊपर कारोबार होता है, जायद का टर्नओवर होता है, 20 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर होता है, उसके लिए लाजिम होता है कि वो जीएसटी नंबर बनवाए। यानी कि 20 लाख रुपए से जो जिसका ज़्यादा टर्नओवर होता है यानी लेन देन होता है, उसके लिए लाजमी है कि वो जीएसटी नंबर बनवाए। अब जीएसटी नंबर क्या होता है उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। जीएसटी इन, आप बिल पर देखेंगे एक लंबा सा नंबर लिखा होता है, जीएसटी इन यानी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। उसमें क्या क्या होता है उसके बारे में आइए देखिए, गिनते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुल जीएसटी इन नंबर यानी जीएसटी का जो नंबर मिलता है, कोई कंपनी या कोई दुकानदार या कोई भी शख्स अगर उसका रजिस्ट्रेशन करवाता है जीएसटी में, तो उसका लेन देन 20 लाख रुपए से ज़्यादा होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी है। कोई दुकानदार है, कोई फैक्ट्री वाला है, कोई कंपनी वाला है, अगर उसका हर साल का लेन देन यानी टर्नओवर जो है उसका 20 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उसको जीएसटी इन लेना है, यानी कि जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी ये कुल जो नंबर मिलता है उसकी हिंदसों की तादाद कितनी होती है, 15 होते हैं। इसमें कुल 15 हरूफ हैं। कितने हरूफ और डिजिट मिला करके कुल जो हैं 15 हैं। 15 हरफी नाम मिलता है, नंबर मिलता है, जो किसी भी जीएसटी का नंबर हासिल करने वाला यानी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले शख्स को मिलता है। कुल 15 होते हैं। अब 15 जो होते हैं ये लंबा सा दिखता है कि ये नंबर है। बिल पर आप देखेंगे तो जीएसटी इन लिखा रहता है और उसके आगे नंबर ऐसे 15 डिजिट में लिखा होता है। उसमें देखिए क्या होता है, जो सबसे पहले 2 नंबर लिखे होते हैं, 2 हिंदसी अदद लिखी होती है कोई, वो 2 हिंदसी अदद जो है स्टेट को जाहिर करती है। रियासत का कोड होता है, हर रियासत का कोड अलग अलग होता है, यानी कि हमारे मुल्क में कितनी रियासतें हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। फिर हर रियासत के लिए एक एक कोड दिया गया है। महाराष्ट्र के लिए 27 दिया गया है। हमारी जो यहाँ पर मुंबई में महाराष्ट्र स्टेट जो है उसके लिए 27 दिया गया है, यानी कि 2 हिंदसी अदद जो है महाराष्ट्र के लिए 27 है। यानी कि आप कोई भी बिल अगर देखेंगे तो उस पर अगर स्टार्टिंग में 27 लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो बिल जो है हमारी महाराष्ट्र स्टेट की बनी हुई है। फिर उसके बाद जो भी शख्स, जो भी सिटीजन, जो भी शहरी जीएसटी नंबर बनवाता है उसके पास पैन कार्ड नंबर होता है और पैन कार्ड नंबर पर 10 हर्फ होते हैं। उसके लिए यूनिक नंबर दिए जाते हैं कि उसका एक अलग से नंबर होता है, पहचान पत्र के तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा पैन कार्ड, पैन कार्ड जो होता है उस पर 10 नंबर लिखे होते हैं, वो उसकी पहचान होती है कि उस शख्स का ये पैन कार्ड नंबर है। उसके नाम से कुछ हर्फ लिए जाते हैं और उसको 4 डिजिट का बीच में नंबर दिया जाता है और एक लास्ट में नंबर रहता है। सब मिला करके पैन कार्ड में 10 नंबर होते हैं, यानी कि 10 डिजिट का पैन कार्ड नंबर होता है। उसमें हर्फ भी शामिल होते हैं और अदाद भी शामिल होती हैं। फिर उसके बाद 3 और लिखा होता है। एक जो लिखा होता है पहले 1 लिखा जाए, 2 लिखा जाए, 3 लिखा जाए, ये सबके लिए अलग अलग होता है। एक इंदराज के लिए एक हिंसा, यानी कि अगर उसकी सिर्फ एक फैक्ट्री है, एक कंपनी है, एक दुकान है तो उसके लिए 1 लिखा जाता है। और जेड जो है ये सबके लिए यकसा है, यानी कि कोई गलती फ्रॉड कर रहा है जीएसटी नंबर पे लिख रहा है, ये सबके लिए जेड होना ज़रूरी है। जेड सबके लिए यूनिवर्सल है। फिर उसके बाद जो है 5वां जो आखिरी डिजिट रहता है, इस पर जो लिखा रहता है 5 6 7, ये वर्ड भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट भी हो सकता है और गिनती भी हो सकती है, यानी नंबर भी हो सकता है। ये चेक सिम डिजिट होता है। जब आप जीएसटी की वेबसाइट पर जाएंगे
और आप ये चेक करेंगे कि ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है सही है कि या गलत है। यहाँ से यहाँ तक लिखते जाएंगे जेड तक, तो कुछ रिस्पांस आपको नहीं मिलेगा। ज्यों ही आप इसका लास्ट डिजिट, चाहे वो हरूफ हो या हिंदसा हो, गिनती हो, जब ही डालेंगे तो उस पर ये बताएगा कि ये नंबर सही है या गलत है। यानी कि उसको आपको चेक करना है किसी के जीएसटी नंबर को कि वो सही रजिस्ट्रेशन लिखा है कि नहीं, उसके बिल पर वो रजिस्ट्रेशन, उसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं गवर्नमेंट के पास। ये जब लास्ट डिजिट वेबसाइट पर डाला जाएगा तो सब चीज़ें बता देगा कि हाँ ये जो है रजिस्टर्ड है, ये फला शख्स है, इसका एड्रेस ये है और इसके पास इतनी दुकानें हैं, इतनी कंपनियां हैं और इसका ये इस चीज़ का इसके पास लेन देन होता है। ये तमाम चीज़ें बताई जाएंगी। फिर जो है 2 चीज़ें और होती हैं, उसके बारे में देख लेते हैं जो बिल पर लिखा हुआ है। कोई भी बिल होती है, जब आप देखेंगे इनवॉइस टैक्स बिल, तो उसमें जब उसकी बिल बनाई जाती है तो उसमें नंबर शुमार लिखा रहता है, यानी सीरियल नंबर। उसके बाद ये 2 चीज़ लिखा रहता है, 2 हर्फ लिखा रहता है, HSN और SAC। ये हर चीज़ के लिए, हर एशिया के लिए अलग अलग कोड बनाया गया है। गवर्नमेंट ने तय किया है कि इस सामान के लिए, इस अशिया के लिए, इस चीज़ के लिए एक कोड होगा और कोड जो है सबके लिए अलग अलग है। जो खाने पीने की चीज़ है उसके लिए SAC लिखा जाता है, और जो आम चीज़ें, दूसरी चीज़ें हैं, खाने के अलावा चीज़ें जो है, आप देखोगे होटल की बिल पर जो है SAC लिखा रहता है। यानी आपने चाय लिया, कॉफ़ी लिया, वेजिटेबल लिया या जो भी लिया तो उस पर ये लिखा रहता है। और HSN जो रहता है वो कोई भी सामान आप लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, गैस लें, टिकट लें, कुछ जो भी लेते हैं उस पर HSN कोड लिखा होता है। ये एक कोड होता है हर चीज़ के लिए, हर सामान के लिए गवर्नमेंट ने कोड बनाया कि ये सामान जो है ये है, उसके लिए कोड बनाया गया है। HSN का फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, और SAC का मतलब होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये जो है सिर्फ उसको अलग करने के लिए कि कौन सी अशिया है, कौन सी चीज़ है, कौन सा पर्टिकुलर है, उसके अलग करने के लिए हर एक के लिए अलग अलग कोड बनाए गए हैं। उसको अलग करने के लिए बना दिया गया है। इसको हमको याद नहीं करना है, ना जानना है कि क्या चीज़ है, मतलब क्या चीज़ के लिए कौन कौन सा कोड है, इसको हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप कोई सामान लेंगे तो उसमें या तो HSN लिखा रहेगा या SAC लिखा रहेगा उससे, और उसके सामने गिनती लिखी रहती है, गिनती में उसके कोड लिखा होता है कि ये सामान के लिए ये कोड है। ये हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई बिल का सैंपल अगर हम देखेंगे तो इसमें ये तमाम चीज़ें हमको मिलेंगी, और इस तरह से यहाँ पर इसका डिस्कशन ख़त्म होता है।